हेलो मेरे प्यारे छात्रों और छात्राएं, आज हम यूपी बोर्ड से संबंधित हाई स्कूल के विषयों की तरफ चलते हैं, जिसमें हम संस्कृत विषय को लेते हैं और संस्कृत में प्रत्येक विषयों से मतलब उसके अंतर्गत आने वाले तमाम पुस्तकों से, किस पुस्तक से, संस्कृत गद्य भारती से, संस्कृत पद प्यूषम से, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी से और ग्रामर से यानी व्याकरण से क्या चीजें बनती है, कौन कौन सा प्रश्न बनता है, पहले उसको ही जान लेते हैं, पाठ्यक्रम को ही जान लेते हैं। इससे आपको बोर्ड की तैयारी में बहुत सहूलियत प्राप्त होगी, बहुत सरलता हो जाएगी। आप फालतू की इधर उधर की आप पुस्तकें किताबें यहाँ वहाँ की आप पढ़ते रहते हैं, टाब की पढ़ते रहते हैं, विषय का मूल टॉपिक आप जान ही नहीं पाते हैं, तो आपकी जो परीक्षा की तैयारी होती है वो पूर्ण नहीं हो पाती। पास तो सब होते हैं, पास तो मुंबई दिल्ली कलकत्ता पढ़ने वाले घूम गए हैं, कमाने वाले, पढ़ने क्या वो गए हैं कमाएंगे, वहां पढ़ने थोड़ी ना गए हैं, वो भी यहां आकर परीक्षा देकर पास हो जाते हैं। लेकिन आप अगर यहां रह करके केवल पास होना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप स्कूल में जाकर कोचिंग करके परीक्षा पास भर मत करिए, आप अपनी मेरिट को हाई करिए। 85 के एबव 88, 90, 92, 93, 94, 95 जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, तब समझिए कि हाँ हमने मेहनत की। पास तो एक सिंपल सा विदाउट पढ़ने वाला भी हो सकता है। तो आइए हम बताते हैं आपको, पाठ्यक्रम की तरफ चलते हैं, पाठ्यक्रम के सारे टॉपिक को कि किस संस्कृत के किस पुस्तक या किस किताब से क्या क्या बनता है। तो आइए हम पहले इसकी पुस्तक ले चलते हैं खंडका की तरफ। खंडका के अंतर्गत ये सारी पुस्तकें आएंगी। संस्कृत गद्य भारती, संस्कृत गद्य भारती। अब कहेंगे इस संस्कृत गद्य भारती से कौन कौन सा प्रश्न बनता है। तो पहला इसमें जो प्रश्न बनता है वो संस्कृत गद्यांशों का संदर्भ सहित ससंदर्भ व्याख्या होता है। क्या होता है? व्याख्या। कितने नंबर का आता है? 4। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा जो प्रश्न इसके अंतर्गत बनता है, इन्हीं पाठों के अंतर्गत पाठ के किसी भी चैप्टर से यानी पाठों में से ही किसी एक पाठ का सारांश लिखने के लिए आता है। सारांश यानी सार कहानी। यह भी आपका लगभग 4 नंबर का ही आता है। जो तीसरा प्रश्न बनता है इसका, यह संस्कृत गद्यांशों पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न बनने लगे हैं। और ये बहुविकल्पी प्रश्न जितने बनते हैं वो सारे पहले 20 नंबर के क्वेश्चनों में बनेंगे। तो इसको ध्यान दीजिए। ये जो बहुविकल्पी प्रश्न बनने वाले हैं, वो इनकी संख्या जो होगी वो प्रायः 3 ही होगी इस संस्कृत गद्य भारती से, जिसमें एक अंक निर्धारित है, यानी कि 1 × 3 = 3। तो इस तरीके से आपके इस संस्कृत गद्य भारती से 3 प्रश्न बनते हैं, देख सकते हैं। एक गद्यांश की संदर्भित व्याख्या, दूसरी सारांश पाठों के अंतर्गत, और तीसरी इसकी विकल्पी।
इन्हीं के पाठों, इन्हीं के गद्यांशों, संस्कृत गद्यांशों से ही बनेगी। तो ये 4 4 8 यानी 11, टोटली 11 नंबर के प्रश्न संस्कृत गद्य भारती से बने। अब चलते हैं इसकी दूसरी पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम की तरफ। संस्कृत पद्य पीयूषम, इस संस्कृत पद्य पीयूषम जो दूसरी पुस्तक है, इसके अंतर्गत जो हमारा पहला प्रश्न बनता है वो संस्कृत श्लोकों की, संस्कृत पद्यों की, संस्कृत श्लोकों की संस्कृत श्लोकों की संदर्भ सहित व्याख्या, संदर्भ सहित व्याख्या, यह भी 4 नंबर का आएगा, जैसे कि आपका वो संस्कृत गद्य में था। तो सेम है, ये गद्य है, ये पद्य है यानी श्लोक। दूसरा प्रश्न आपका इसके अंतर्गत बनने वाला है सूक्ति। सूक्ति श्लोकों के बीच में कई वाक्य ऐसे होते हैं जो उस अपने आप में एक वाक्य बनते हैं। जैसे कि अगर एक कैकेयी और राम वगैरह पाठ से हम अगर बात करें तो उसमें राम के द्वारा कैकेयी के समकक्ष एक शब्द बोला गया था, सूक्ति, अच्छी उक्ति, सुधन उक्ति, जो इस श्लोक का एक छोटा सा एक कह सकते हैं शब्दांश होता है। रामो द्विरनाभिभासते, ऐसे सूक्ति दिए रहेंगे और इन सूक्तियों के भी संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी और इसका जो अंक होता है वो 3 नंबर का आता है। अगली क्वेश्चन जो बनेगी इससे अंतर्गत वो बनेगी श्लोकों का संस्कृतार्थ। श्लोकों का संस्कृतार्थ बनने वाला है अगला क्वेश्चन। ये भी 4 नंबर का ही होगा। आप ध्यान से देखें, जो श्लोक की यहां पे हिंदी में संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे उसी की यहां संस्कृत का ही संस्कृत में ही व्याख्या करना होता है। इस वजह से ये आप देख सकते हैं थोड़ी हार्ड पड़ती है बच्चों के लिए। तो इसका भी जो नंबर है 4 नंबर ही अलॉट की गई है। जो एक इसमें एक तीसरी प्रश्न बनती है वो प्रश्न इसमें भी विकल्पी प्रश्न ही बनता है। वो जो विकल्पी प्रश्न बनता है बहुविकल्पी प्रश्न इसमें भी जो बन रहे हैं उनकी संख्या भी एक ज्यादा रहेगी। गद्य भारती में 3 बनती है, इसमें 4 बनेगी। तो इस तरीके से ये 4 नंबर के हो गए। अब इस तरीके से ये 4 प्रश्न संस्कृत पद्य पीयूषम किताब से बन गए। 4 3 7 4 11 4 15 नंबर के क्वेश्चन इसमें बन गए। अभी तो आपने सिर्फ 2 किताबों के अंतर्गत बनने वाले प्रश्न देखे हैं। अब हम तीसरी पुस्तक की तरफ चलते हैं। उस पुस्तक का नाम है संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। क्या है? संस्कृत कथा नाटक कौमुदी। तीसरी पुस्तक संस्कृत कथा नाटक कौमुदी की तरफ चलते हैं। इसके अंतर्गत जो पहला प्रश्न बनता है वो पाठों में निहित किसी भी नायक का या किसी भी खलनायक का चरित्र चित्रण होता है। चरित्र चित्रण होता है और ये चरित्र चित्रण जो होता है हिंदी में ही लिखना पड़ता है, जिसकी मार्क यानी जो अंक निर्धारित है इसके लिए वो 4 है। दूसरा प्रश्न इसके अंतर्गत जो बनता है वो संस्कृत में प्रश्न उत्तर
ये भी संस्कृत में प्रश्नोत्तर जो है, आप ये ध्यान रखेंगे कि ये जो संस्कृत के प्रश्नोत्तर हैं वो आपको विकल्प में 3 देगा, लेकिन करना ही एक ही पड़ेगा, वो 2 नंबर के होते हैं। इस तरीके से चरित्र चित्रण और संस्कृत के प्रश्न, इसके अलावा इसमें भी अब विकल्पी प्रश्न दे दिया गया है, जो तीसरे प्रश्न के रूप में इसमें आता है, यानी बहुविकल्पी प्रश्न। इसकी भी संख्या 3 है, तो इस तरीके से ये भी 3 नंबर के आ गए हैं। यही 3 प्रश्न इसके अंतर्गत बनते हैं, तो 4, 2, 6, 3, 9। इस तरीके से ये तीनों पुस्तकों से ये प्रश्न आप देख सकते हैं कि पहले में भी 3 बना, दूसरे में भी 3 बना, यानी कि संस्कृत गद्य भारती में भी 3 प्रश्न बने थे, और संस्कृत पद्य पीयूषम में 4 बने थे, 3 नहीं 4, और एक संस्कृत कथा नाटक कौमुदी में ये 3 प्रश्न बने। इस तरीके से ये तीनों पुस्तकों से टोटल 35 नंबर का क्वेश्चन बन चुका है। पहले में 11 और दूसरे में 15 और तीसरे में 9। तो अब हम खंड ख की तरफ चलते हैं। तो आइए अब खंड ख की तरफ चलते हैं। खंड ख में आपको टोटली ग्रामर, टोटली संस्कृत व्याकरण मिलेगा आपको, जिसमें जो पहला है आपका प्रश्न बनता है, वो प्रश्न होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार बनाना, प्रत्याहार संस्कृत में पहला क्वेश्चन बनता है, और ये जो प्रत्याहार है 1 नंबर का बनने वाला है। एक ही किसी एक का ही प्रत्याहार बनाएगा, आपको ऑप्शन में दे सकता है और पूछ लेगा किसी एक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों के नाम बनाइए, वो 1 नंबर की होने वाली है, और इसी में ही उच्चारण स्थान आने वाला है। उच्चारण स्थान, अब उच्चारण स्थान कहेंगे क्या है, तो संस्कृत वाले तो पढ़े होंगे, और अदर भी जान जाइए कि जो उच्चारण स्थान होता है, जैसे अ से ज्ञ तक जितने भी वर्ड होते हैं वो मुख के किस अंग से बोले जाते हैं, कंठ, तालु, दंत, ओट्स, मूर्धा, ये सब जो होते हैं कंठ, तालु, ये उच्चारण स्थान कहलाते हैं, जो आपको हम अपनी वीडियो में ही पढ़ाएंगे आगे। अभी जो है केवल पाठ का सिलेबस देख रहे हैं, क्या आने वाला है बोर्ड में, तो उसको बड़े ध्यान से देखिए और कॉपी में नोट करते हुए चले जाइए, और उसी के आधार पर आप अपने गाइड से भी पढ़िएगा। हम तो पढ़ाएंगे है, अपनी गाइड में भी वो निर्धारित विषयों से ही पढ़िएगा। और अगला जो क्वेश्चन बनता है वो संधि होती है। इसके अंतर्गत जो अगला क्वेश्चन बन रहा है, व्याकरण में जो तीसरा प्रश्न बन रहा है, वो संधि होती है। और संधि में, संस्कृत में संधि जो है केवल ध्यान रखिए 2 ही संधि आने वाली है, एक व्यंजन संधि, एक व्यंजन संधि है, और दूसरा विसर्ग संधि। यानी कि पहला जो संधि है स्वर, वो नहीं आने वाली है। विसर्ग संधि के अंतर्गत 2 संधि आने वाली है, जिसमें से पहला जो संधि है वो सूत्र के रूप में आपको किताब में या गाइड में सूत्र के रूप में ही आपको मिलेगा। नाम तो उसका दूसरा रहेगा संधि के नाम में। जैसे सूत्र क्या है, मो अनुस्वार, पहला क्या है, मो अनुस्वार, अनुस्वार, यानी कि अनुस्वार संधि है। और जो दूसरी संधि आपको मिलने वाली है, अनुस्वारस्य, अनुस्वारस्य यय परसवर्ण, परसवर्ण, यानी परसवर्ण संधि। ये 2 संधि आपको मिलने वाले हैं व्यंजन के अंतर्गत। अब रही विसर्ग की बात, तो विसर्ग संधि के अंतर्गत 3 संधियां हैं जो आपको बहुत पढ़ना है, बड़े अच्छे ढंग से 3 संधियों को पढ़ना है, जिसमें जो पहली संधि आप पढ़ेंगे वो है विसर्जनीयस्य स, विसर्जनीयस्य, विसर्जनीयस्य सह,
ये पहली संधि पढ़नी है, और जो दूसरी संधि पढ़नी है वो आपको सस जुसो रूह, सस जुसो रूह, ये आपको दूसरी पढ़नी है। और तीसरी जो संधि आपको पढ़नी है वो है अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते, अतोरोर प्लुप्ता ताद प्लुप्ते, अतोरोर प्लुप्ता प्लुप्ताद प्लुप्ते, ये आपकी पहली रहेगी, पहली अर्थात तीसरे की पहली, क्योंकि तीसरे में दो है, विसर्ग में तीन को पढ़ना है, जिसमें विसर्जनीय से सस जुसो रूह, और तीसरा जो पढ़नी है उसमें दो पार्ट हैं, अतोरोर प्लुप्ताद प्लुप्ते, और इस तीसरे के ही अंतर्गत आती है हसी च। ये जो आपको पढ़ना है, तीन संधियां आपको इसके अंतर्गत पढ़नी है, किसके? विसर्ग संधि। अब कहेंगे संधि इतना हमने पढ़ना है तो कितने नंबर का आएगा पेपर में? वो संधि जो आने वाली है वो सिर्फ मात्र 2 नंबर की। अब मात्र 2 नंबर वहां मत देखिए, आप अपनी परसेंटेज मेरिट प्राप्त करना है तो आपको कंप्लीटली आपको अपना अध्ययन करना चाहिए। तो अगला जो प्रश्न बनने वाला है वो हम जो 3 प्रश्न यहां पे बन चुके हैं, अब अगला प्रश्न बनने जो वाला है उसको हम बताते हैं। ये देखिए, शब्द रूप की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न बनने वाला है वो शब्द रूप है, शब्द रूप। अब ये ध्यान देना है, शब्द रूप कितने नंबर का आएगा? ये भी 2 नंबर का ही आएगा, शब्द रूप। अब कहेंगे शब्द रूप में हमें क्या क्या पढ़ना है? तो देखिए, शब्द रूप में पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग करके आपको तीनों पढ़ना है, जिसमें आपको पुल्लिंग में पितृ, भगवत, गो और करिन और राजन, ये आपके 5 पढ़ने हैं शब्द रूप। और स्त्रीलिंग में जो पढ़ने हैं वो नदी, धेनु, वधु और सरित यानी सरिता का पढ़ना है। ये 4 आपको स्त्रीलिंग में पढ़ने हैं। और अगर नपुंसक की बात करें तो नपुंसक में आपका है वारु, मधु, नामन, मनस, किम, यद, अदस। ये आपके जो पढ़ने हैं 7 शब्द रूप, ये नपुंसकलिंग में पढ़ने हैं, और ये शब्द रूप भी 2 नंबर का ही आने वाला है। अगला जो पढ़ना है आपको धातु रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? अगला प्रश्न जो पढ़ना है वो धातु रूप पढ़ना है, धातु रूप। और धातु रूप भी 2 ही नंबर का आएगा। धातु रूप में आपको क्या पढ़ना है? आपको 5 लकार। पहली बात तो सभी धातु रूप में से किसी भी धातु रूप की आप याद कर लीजिए, जिनमें से परस्मय पदी जो पढ़ना है, परस्मय पदी के अंतर्गत जो आपको धातु पढ़ना है भू, पा, वस, स्था, नस, आप और इस। ये आपके 7 परस्मय पदी में पढ़ना है, और 2 आपको पढ़ने हैं वृद्ध और जन। ये 2 आपको आत्मनेय पदी में पढ़ना है। उभय पदी भी 2 3-4 आ जाते हैं, जैसे कि नी है, दा है, ज्ञा है, चुर। ये जो 4 हैं ये उभय पदी में आते हैं। तो इस तरीके से आपको धातु रूप भी पढ़नी है, वो भी 2 नंबर की है। ये इतने ढेर सारे आपके सिलेबस में बताई जा रही है। आपको पढ़ना क्या है बोर्ड में, वो आपको हम वीडियो जब बनाएंगे कि आपको ये केवल पढ़ना है, वो आपको शार्ट मिल जाएगा और छोटा मिल जाएगा। अभी तो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं कि इससे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा फालतू के आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन बनता है समास। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? समास। जो समास है वो समास भी 2 नंबर का ही आएगा। और समास में जो आपको पढ़ना है वो 3 समास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? 3 ठे अव्ययी भाव समास, दूसरा द्विगु समास, और तीसरा पढ़ना है बहुव्रीहि। ये 3 प्रश्न आपको समास में पढ़ने हैं, और समास भी 2 नंबर का ही आने वाला है। अगला प्रश्न इसमें जो बनने वाला है वो कारक। कारक और कारक भी आपको देख सकते हैं 2 ही नंबर का बनने वाला है।
तो इस तरीके से अब इसमें कारक में क्या है, कारक में जो सूत्र है, सूत्र के आधार पर कारक विभक्ति का प्रयोग करना है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कारक सूत्र इसमें है, जैसे कि हम कुछ सूत्रों का नाम लेते हैं, आपको पता चल जाएगा कि कर्तु रिप्सी तत्मम कर्मणि कर्म द्वितीया, ऐसे साधकतम करणम एनांग विकार, ये जितने भी है अभी तो परितः समय अनिक्षा प्रतियोगी अभी, ये सब कारक सूत्र है। तो इन सूत्रों के आधार पे भी कम से कम आपको 2 प्रश्न मिलेंगे। रेखांकित करके अंडरलाइन खींच करके आपसे पूछ लेगा आप ये विभक्ति बताइए, कौन सी कारक है ये बता दीजिए, ऐसे ही प्रश्न करके बनेगा जो आपको मिलेगा आपको अगली वीडियो में, जब इसका संस्कृत का पूरा वीडियो आपको बना करके आपको बताएंगे। अगली अब प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कारक के बाद जो बनता है वो बनता है प्रत्यय। प्रत्यय और प्रत्यय भी आपको ध्यान से देखिए कि प्रत्यय भी सिर्फ 2 ही नंबर का आएगा। और प्रत्यय पढ़ना कितने हैं, बहुत सारे हैं, प्रत्यय तो बहुत होते हैं, सत्री सानच तक तवतु तुमुन अनियर, ऐसे ऐसे करके आपके ढेर सारे प्रत्यय हैं जो आपको पढ़ने हैं, जो 2 नंबर की ही आएगी मात्र। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला जो प्रश्न बनता है वो आता है वाच्य परिवर्तन। वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन जो है वो 3 नंबर का आएगा। वाच्य परिवर्तन क्या है, वाच्य परिवर्तन मतलब इंग्लिश का जो एक्टिव पैसिव है। इंग्लिश में तो एक्टिव पैसिव 2 ही होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो ये वाच्य परिवर्तन आपको पढ़ने हैं जो 3 नंबर की आने वाली है। इसके बाद आपका वाच्य परिवर्तन के बाद अनुवाद का नंबर आता है, जो कि अनुवाद 2 करना पड़ेगा, सिर्फ 2 नहीं 3 करना पड़ेगा, 2-2 नंबर का अनुवाद। अनुवाद यानी संस्कृत में अनुवाद करना है, ध्यान दीजिएगा। 2-2 नंबर के 3 प्रश्न करने हैं, यानी 6 नंबर की आएगी अनुवाद संस्कृत में। और इस अनुवाद को भी हम आपको वीडियो में ही बताएंगे। संस्कृत ये इन सभी का अलग अलग वीडियो ही बनेगा कि अनुवाद कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे आपको पढ़ेंगे, कैसे सीखेंगे, वाच्य परिवर्तन कैसे आएगा, इस सबका अलग अलग वीडियो बनने वाला है। तो इसलिए आप परेशान ना हो, अभी तो हम सिलेबस ही बता रहे हैं। तो इस तरीके से अनुवाद ये आपका जो लगभग अंतिम होने जा रहा है जो प्रश्न है वो है। उसके बाद जो अंतिम एकदम अब जो कहें तो जो प्रश्न बननी है वो है आपका निबंध। लास्ट प्रश्न जो बनेगा, जो अंतिम प्रश्न बनता है, आप ध्यान रखिए कि अंतिम प्रश्न जो बनने वाला है इसमें संस्कृत निबंध, संस्कृत निबंध। लेकिन ध्यान देने वाली ये बात है कि ये भी लास्ट नहीं है। संस्कृत निबंध ध्यान रखिए अच्छा इसके विषय में। संस्कृत निबंध भी आपको ऑप्शन में 4-5 दे देगा, सिर्फ 1 करना रहेगा, वो भी 8 नंबर का आने वाला है। कितने नंबर का? 8। और लिखना कितना है? बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 वाक्य। और 1 वाक्य आपका हो सकता है 1 लाइन का भी, 1.5 लाइन का भी, 2 लाइन का भी। तो इसलिए संस्कृत में ही लिखना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिए। जैसे कि अगर विद्या की लेकर के हम बात करें कि विद्या भी अगर लिखना हो तो 1 वाक्य हम अगर बोले थे विद्या ददाति विनयम, 1 वाक्य हो गया। तो इस तरीके से आप कम से कम 8 वाक्य तो लिखना है, और उन्हीं 8 वाक्य में सिर्फ आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। पूरे पेपर का सबसे बड़ा नंबर इसी में मिल रहा है, संस्कृत निबंध में। तो इसको आप गाइड में आपको टिक लगवाई जाएगी। उसको लिख करके आपको लिख करके अपनी कॉपी पे अध्ययन करना है। याद कर लिए उतना ही नहीं, कॉपी में लिखो और उसको लिखो देखो, क्योंकि संस्कृत में अनुस्वार हो गया, हलंत हो गया, विसर्ग हो गया, इन सारे चीजों का मौनुस्वार हो गया, इन सारे चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर इसको आप ध्यान देखते हैं तो संस्कृत में नंबर ठीक मैथ की तरह ही मिलता है, पूरा का पूरा। तो चलिए अब लास्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभी लास्ट नहीं हुआ था, अनुवाद के बाद आपका संस्कृत निबंध था। ये अंतिम प्रश्न अब बनता है। क्या बनता है?
संस्कृत वाक्य प्रयोग, संस्कृत शब्दों का वाक्य प्रयोग, संस्कृत शब्दों का वाक्य प्रयोग। अब कहेंगे ये कैसे, तो इसको थोड़ा सा हम इंडिकेट कर देते हैं। जैसे हमने आपको दे दिया पठसी, एक शब्द हमने दे दिया, वो भी क्रिया है, ध्यान रखिए इसमें पठसी शब्द क्रिया है, तो केवल क्रिया भर नहीं देगा, आपको संज्ञा दे सकता है, सर्वनाम दे सकता है, क्रिया विशेषण कुछ भी दे सकता है, अव्यय भी दे सकता है। तो मान लीजिए एक शब्द हमने दिया पठसी, अब इसी पठसी से एक ऐसा संस्कृत वाक्य बना दीजिए कि एक जैसे कि ट्रांसलेट होता है, एक हिंदी ट्रांसलेट या संस्कृत या इंग्लिश ट्रांसलेट, उस तरह का एक नया वाक्य तैयार हो जाए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पठसी है लट लकार के अंतर्गत आने वाला मध्यम पुरुष का एक वचन है। और तो ये ध्यान देने वाली बात है कि अब ये ध्यान देना कि मध्यम पुरुष प्रथम के बाद जो आता है मध्यम पुरुष, उसके में जो एक वचन है वो पठसी है, तो उस एक मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत कौन सा कर्ता आता है, वो कर्ता आता है जो इसी के साथ ये लगेगा। क्योंकि ट्रांसलेट संस्कृत का अनुवाद का नियम है कि जब कर्ता जिस वचन पुरुष वगैरह की रहेगी और क्रिया भी उसी की होनी चाहिए। तो आपको हमने बताया मध्यम पुरुष एक वचन है, तो मध्यम पुरुष एक वचन के लिए आता है त्वम। क्या आता है? त्वम। अब त्वम, अब छोटा से छोटा आपको बनाना है तो लिख दीजिए त्वम पठसी, ये तैयार हो गया। क्या तैयार हो गया? त्वम पठसी, एक वाक्य तैयार। इस तरीके से लास्ट में आपको सिर्फ 2 शब्दों का अपने पदों में संस्कृत में वाक्य प्रयोग करना है। अगर इसको और बड़ा करना है तो और बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि त्वम पुस्तकम पठसी, ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन छोटा बनाएंगे तो हो सकता है आपके लिए फायदा हो, गलत ना हो, क्योंकि ये कर्म है और कर्म कारक में द्वितीय व्यक्ति होती है। हो सकता है आपको अगर ना आती हो तो आप इसमें गलती कर बैठे हैं, तो जितना आपको आ सके छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा आप बना सकते हैं। इस तरीके से ये आपकी संस्कृत की पूरी पाठ्यक्रम हमने आपको आज ये बोर्ड में किस पार्ट से किस किताब से क्या क्या आने वाला है वो हमने आपको कंप्लीटली बताया। अब आपको इन्हीं पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखकर आपको पूरे बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करनी है। जो भी आपको नहीं आया तो आप इस हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम अगली वीडियो आपके कमेंट के ऊपर जरूर ध्यान में देते हुए आपको जरूर पढ़ाएंगे, जरूर आपको अगली वीडियो में ही डालेंगे। तो हम आज इस संस्कृत की जो बोर्ड की परीक्षा में पढ़ने वाली जो पाठ्यक्रम जो सिलेबस है, यही आपकी वीडियो आपको अब हम समाप्त करते हैं। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद।